क्या आप लोग भी टीचर बनना चाहते हैं और अपने टीचर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं? क्या आपके रिलेटिव में या आपके किसी फ्रेंड्स में कोई भी टीचर बनना चाहता है तो उसे बीएड करनी पड़ेगी और बीएड करने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एडमिशन लेकर भी बीएड कर सकते हैं और अपने टीचर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट एडमिशन्स रहेंगी। एमडी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, सीआरएसयू, गुरुग्राम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आप लोग कर सकते हैं बिना किसी एंट्रेंस टेस्ट के। और आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। और बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करें और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और टीचर बनने के सपने को पूरा करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। जी हाँ, अगर आप लोग बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एक्सेट्रा कुछ भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में अगर आपका ये सब्जेक्ट आ चुका है यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो इसका जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना दिया है और वीडियोस 1 बाय 1 करके आप तक पहुँच रही हैं। तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लिमिटेशंस को और उसके बाद इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो बनाया गया था जिसमें मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया है, चैप्टर्स बता दिए हैं, साथ में साथ प्रीवियस पेपर्स भी आपको साथ डिस्कस किया था। तो आप वो वीडियो ज़रूर जाके देख सकते हैं। तो फटाफट से देखते हैं लिमिटेशन। इससे पहले मैंने आपको इसका मीनिंग वगैरह, ऑब्जेक्टिव वगैरह बता रखे हैं, वो पिछली वीडियो में है। अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख लें, उसके बाद ये पार्ट 2 देखें। लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग की भी कुछ ना कुछ खामियां हैं, बुराइयां हैं जो हमें पता होनी चाहिए और हमारे एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, राइट। तो सबसे पहला कम्प्लेक्स इन नेचर, यानी कि जो इसका नेचर है कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत ही कम्प्लेक्स है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें चीज़ें पता लग जाती है। जैसे कि क्लासिफिकेशन करते हैं पहले हम चीज़ों का, फिर एलोकेशन करा जाता है, फिर अपॉइंटमेंट होती है ऑफ एक्सपेंसेस विच इज़ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। और ये जो कि प्रोसेस है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एक एक चीज़ इसमें निकाली जाती है, हर एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की जाती है, मतलब पूरा प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होता है तो ही जाके कॉस्ट अकाउंटिंग करी जाती है। तो ये एक इस तरीके की लिमिटेशन है, यानी कम्प्लेक्स है। दूसरा है एक्सपेंसिव। जी हाँ, ये महंगा भी पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एक कॉस्ट अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मल अकाउंटेंट से बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसके अंदर हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जितनी गाइडलाइंस हमें यहाँ से प्रोवाइड करी गई हैं वो सारी हमें पता होनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जब कराया था तब बताया था, और अगर नहीं बताया तो आप सुन सकते हैं CIMA के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे को सारी प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंट हायर करना होता है, फिर उसकी फीस, हर एक चीज़, तो ये एक्सपेंसिव पड़ता है। तीसरा, नॉट एप्लीकेबल टू SSI। SSI मतलब है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट जब हायर किया जाता है तो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करता है और हर एक चीज़ प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो इसी चक्कर में SSI जो है वहाँ पे ये कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो अप नहीं हो पाता, एप्लीकेबल नहीं होता। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ये फॉलो नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये महंगा पड़ता है। उसका लैक ऑफ एक्यूरेसी में भी कमी आ जाती है, क्योंकि हर एक चीज़ फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती है। तो हर एक चीज़ फुल्ली एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होती है, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग कॉस्ट पे। कॉस्ट होता क्या है? जैसे मैं आपको एक प्रोडक्ट की बात बता दूं, मेरे हाथ में अभी पेन है तो मैं पेन का फिर से बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी। मैंने हो सकता है कि आपको पिछली वीडियो में भी पेन का एग्जांपल दिया हो, बट आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ये पेन है, तो इस पेन को बनाने के लिए कितनी कॉस्टिंग आई है, ये सब निकालना ज़रूरी रहता है। अब मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहूँगी, ताकि आप लोग जब भी ये कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो मैं जैसे ही पेन बोलूँगी आपको हर एक कॉन्सेप्ट याद आने लगेगा और हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी इस पेन को बना रही है, ठीक है। तो उसको ये बनाने में, जैसे ये पेन अगर 10 रुपये का है, तो कंपनी को बनाने के लिए इसको जो खर्चा आया था वो 7 रुपये का आया था। मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ, पेन का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ठीक है। मैंने मार्केट से 10 रुपये का खरीदा, ठीक है। तो 10 रुपये का खरीदा, तो जब भी हम लोग दुकान में कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हमें लगता है कि वो जो प्राइस है, ठीक है, वो कौन सा प्राइस होता है? वो हमारे लिए है मार्केट प्राइस, राइट। यानी कि मैंने अगर पेन खरीदा तो मेरे लिए वो मार्केट प्राइस हो गया, यानी MP हो गया। बट जो कंपनी है जिसने इसको बनाया है, तो वो क्या बोलेगी? उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये कनॉट प्लेस नहीं है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना पड़ा होगा, यानी कि उससे तो ज़्यादा ही कंपनी बेचेगी ना।
अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी को 10 रुपये का पड़ा होगा, यानी कि उसने बनाया खर्चा वगैरह लगा के 10 रुपये का पड़ा और मार्केट में 10 रुपये का बेच दिया, तो कंपनी इतने घाटा क्यों करेगी? ठीक है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाएगी ना, चाहे वो 2 रुपये कमाए, 1 रुपये कमाए, 3 रुपये कमाए, कुछ ना कुछ तो कमाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलती हूँ कि कंपनी को ये पेन जो है कॉस्ट प्राइस उसकी 7 रुपये थी, जिसमें से मार्केट प्राइस जो है यानी उसने 10 रुपये का बेचा। आप सोचेंगे एक कंपनी सिर्फ 3 रुपये बचा रही है तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा? आप ये सोचो कि जितने भी होलसेलर होते हैं या जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो 2-2, 3-3 रुपये में ही आगे होलसेलर को, मतलब मैं जैसे एक एग्जांपल ले रही हूँ, मतलब वो बहुत कम पैसों में जो है सामान को बेचते हैं, बट उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ऑटोमेटिकली सेल बढ़ जाती है। ठीक है, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी जहाँ पे ये पेन बन रहे हैं उसने उसके पास कोई रिटेलर गया और उसने 10 पेन जाके ले लिए, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, ये बात आप क्लास 11 से बिजनेस स्टडीज में पढ़ते आ रहे हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपने सीखी भी होंगी कई तरीके से। तो मैं आपको जैसे एग्जांपल से समझाएंगे, 7 रुपये की चीज़ अगर 10 रुपये पड़ी है तो 3 रुपये का जो है ये प्रॉफिट है कंपनी के लिए। क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, और 7 रुपये के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस जुड़े होंगे जो कि डायरेक्ट भी होंगे, इनडायरेक्ट भी होंगे, वही सारे इसके खर्चे जो हम आगे जाके स्टडी करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरीके से एक कंपनी जो होती है वो ये कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर करना और ये बहुत सारा प्रोसेस करना, ये क्यों किया जा रहा है? आप सोचेंगे सीधा सा फंडा है, जब कंपनी 7 रुपये का बना रही है 10 रुपये का बेच दे, मतलब जितने का बना रही है उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के बेच दे। नहीं, ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत सारी टेक्निक लगानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती है। जैसे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखा, इतनी सारी डिटेल स्टडी करी, तब आज हमें पता लगता है कि हाँ भाई कंपनी जो है वो प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ा सकती है। तो ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटेंट भी ये चाहता है कि पर प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको कैसे जो है कैसे बचाया जाए। ठीक है, यानी कि किस तरीके से 7 रुपये की चीज़ को, यानी कि अगर कोई भी चीज़ अगर उसको 7 रुपये में बनी है तो कैसे वो उसको 10 रुपये या 12 रुपये में बेचे, क्योंकि अगर प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो क्वांटिटी अगर वो गिराएगा, अगर कोई भी कंपनी जहाँ पे ये सामान बन रहा है, चाहे वो पेन है, चाहे वो पेंसिल है, या कोई सा भी प्रोडक्ट अगर बन रहा है, तो अगर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कम कर देते हैं, मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ कि अगर एक क्वालिटी कम कर देते हैं तो इससे हमारे जो कस्टमर हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि बहुत सारे कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को लेना छोड़ देंगे। बट कंपनी क्या ऐसा करे कि क्वांटिटी जो है, मतलब जो क्वालिटी है और क्वांटिटी ठीक है, उसको मेंटेन करके चले और फिर उसके बाद प्राइस को जो है वो कितने में बेचे, ताकि कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमा सके। तो यही सारे एनालाइज करने के लिए, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, करने के लिए ही हम कॉस्ट अकाउंटेंट हायर करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें, तो हमें आगे और समझ आएगा कि कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। राइट, कॉस्ट काफ़ी सारे टाइप्स की होती है जो कि हम अभी देखेंगे। तो देखो ये टाइप्स लिखा है मैंने, टाइप ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितने तरह की होती है? सबसे पहला डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट नाम से ही क्लियर, मैं आपको साथ साथ याद भी करवा दूंगी। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है डायरेक्टली इन्वॉल्व, यानी कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कारपेंटर को वेजेस देनी है यानी दिहाड़ी देनी है, ये क्या है? एक डायरेक्ट कॉस्ट है। यानी कि जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारे खर्चे, कॉस्टिंग आती है। तो हमें बस इतना याद रखना है, वेजेस ऑफ कारपेंटर हो गया, यानी कि अगर हमें कोई भी सामान जो डायरेक्टली हमारे को इन्वॉल्व करता है अपने प्रोडक्शन में तो वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाता है। आप ज़रूरी नहीं यही एग्जांपल लिख सकते हैं, और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, इसको हम इनडायरेक्टली कॉस्ट बोलते हैं, यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि लाइट, पावर कॉस्ट, रेंट ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा। यानी प्रोडक्शन करने में लाइट तो यूज हुई है, पावर भी यूज हुआ है, रेंट भी लगा है, बिल्डिंग का जो हमने रेंट पे किए, ये सब कुछ हुआ तो है, खर्चे तो हुए हैं, बट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। यानी पहले हमारी, ऐसा तो कभी नहीं सुना होगा ना, आप ये सोचो कि जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पहले हम अपने लेबर को वेजेस देंगे या फिर हम लोग सबसे पहले बिल्डिंग का रेंट देंगे? नहीं, हमारे लिए सबसे पहले क्या है, क्योंकि जब तक ये लेबर ही नहीं आएगा तब तक काम कैसे होगा? राइट। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। डायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वो हमारी इनडायरेक्टली कॉस्ट है, बट आती ज़रूर है। इनडायरेक्टली कॉस्ट के बिना भी बात नहीं बनती है प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद आता है फिक्स्ड कॉस्ट। ये नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े थे। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, बट मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगी कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है। जो फिक्स कॉस्ट होती है रिमेन फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती एक पीरियड तक, एक टाइम पीरियड तक। जैसे कि मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोडक्शन करना था तो आपने कहीं जगह ले ली, ठीक है, उसका जो रेंट है वो 1 लाख रुपए है।
तो यानी कि कुछ टाइम पीरियड तक आप देखते होंगे कि अगर किसी ने वहाँ पे कोई फैक्ट्री ले ली है या कोई जगह ले ली है अपना प्रोडक्शन करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आज उसने 1 लाख की ली है तो 15 साल बाद भी उसका रेंट 1 लाख होगा, नहीं ना। तो यानी वो फिक्स कॉस्ट है, वो चेंज नहीं होने वाली है। चाहे हमारा प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, हमें तो बिजली का बिल भी देना है, रेंट भी देना है, चाहे हम प्रोडक्शन जीरो करें या फिर हम करें ही ना या फिर ज़्यादा करें, उनको मकान मालिक को कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से। उन्हें रेंट प्रॉपर्ली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल गवर्नमेंट को चाहिए। दैट मीन वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, तो वेरी इन टोटल इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। कहने का सिंपल सा मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट फिक्स नहीं रहती है, ये चेंज होती है। चेंज कैसे होती है, और ये वेरी करती है हमारे आउटपुट पे, यानी कि जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उस हिसाब से बढ़ेगी। प्रोडक्शन कम तो यानी वेरिएबल कॉस्ट भी कम आएगी। जैसे अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमने लेबर को बुला लिया तो हमें वेजेस देनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे तो यानी लेबर को बुलाने की जरूरत नहीं है, पैसा बच गया, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट होगा। इसके कुछ ग्राफ्स बनाए हैं जो कि आप अपने एग्जाम्स में बना सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपके टीचर पे जो आपका एग्जाम चेक करेगा। तो आप इसमें ये ग्राफ बना सकते हैं। फिक्स कॉस्ट का जो मैंने ग्राफ बनाया वो पैरेलल टू एक्स एक्सेस होता है, क्योंकि वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। एक्स एक्सेस यहाँ लिया, वाई एक्सेस है, टीएफसी मतलब है टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, जो कि मैंने वाई एक्सेस पे लिखा है, और एक्स एक्सेस पे मैंने आउटपुट लिखा है। सेम मैंने यही चीज यही शो करी है, बस ग्राफ का कर्व का फर्क है। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो है वो यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सेस है, राइट, जबकि हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अपवर्ड जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, और अगर घटा तो घट जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है। क्लियर होता है, यानी कि अब हम ये समझ लेते हैं कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी वाली होती है। तो देखो सेमी मतलब है मीन्स, सेमी मीन्स आप लोगों को पता है क्या होता है। सेमी मीन्स आधा होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट यानी कि कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन है किसका, फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। जो हमने अभी पीछे कॉन्सेप्ट समझा है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल का, दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस। अब होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, ये तो लगेगा ही लगेगा ना, चाहे आप वेरिएबल मतलब आपने प्रोडक्शन करा नहीं करा, यूज किया नहीं किया, डेप्रिसिएशन तो मशीनरी पे फिर भी लग ही रहा है। रिपेयर मेंटेनेंस ये भी आएगा खर्चा, तो वो सेमी वेरिएबल का ही पार्ट है जिसका कर्व जो है वो इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है प्रोडक्ट कॉस्ट। क्या होता है प्रोडक्ट कॉस्ट, क्या होता है, इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसके अंदर जुड़ा हुआ होता है ये क्या, प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब आप सोचते हो, पेन का ही फिर से एग्जांपल लेते हैं, आप दुकान में 10 रुपए का पेन लेने जाते हो, आप सोचते हो कि हाँ 10 रुपए के अंदर तो जो प्रोडक्शन जहाँ पे ये बना है, जिन्होंने इस पेन को बनाया है, उनके अंदर बहुत सारे खर्चे जुड़े हुए हैं, लेबर का भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी, ठीक है, आने जाने का सब चीज जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो तो हमें इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि हम दुकान पे जाते हैं और हम पेन का रेट पूछ के पैसे दे के आ जाते हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि इसमें कितनी सारी कॉस्ट ऐड है। तो ये वही सारी कॉस्ट है जो बीच की है, जो एक प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारी कॉस्ट का यूज होता है। तो हम आज इस फॉर्म में पढ़ रहे हैं, अब हमें नॉलेज ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आप लोगों को भी हो जाएगी कि अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो किस तरीके से उसमें कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। क्लियर है। प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब यानी प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, डायरेक्टली रिलेटेड। और ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, आपने लेबर को बुलाया, ठीक है, काम कराने के लिए। डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल भी तो कुछ ना कुछ यूज हुआ होगा इसके अंदर। तो जैसे आप पेन का ही ले लो तो ये भी एग्जांपल डाल सकते हो, पेंसिल है या फिर इरेजर है, चेयर है, टेबल है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पीरियड कॉस्ट क्या होता है, जो कि प्रोडक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता, जैसे कि सैलरी, कमीशन, ये अलग है ना, तो यानी ये पीरियड कॉस्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट आपको याद रखना है, प्रोडक्ट में ऐड होता है, जबकि प्रोडक्ट के अंदर पीरियड कॉस्ट ऐड नहीं होता, जैसे सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कंट्रोलेबल कॉस्ट। ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल को, लेबर को, ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये सारे आपके हाथ में है। यानी जो प्रोडक्शन कर रहा है, यानी चीज़ों को बना रहा है, आपको मटेरियल कम करना है, बढ़ाना है, उन्हीं के हाथ में है, मैनेजमेंट के हाथ में है, ठीक है। लेबर को बढ़ाना है, कम करना है, वो भी। अनकंट्रोलेबल, इसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर सकते हो, नो कंट्रोल। रेंट ऑफ दी बिल्डिंग, बिल्डिंग आपने एक बार खरीद ली, प्रोडक्शन कर रहे हो, आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो क्या आप मकान मालिक से जाके लड़ते हो कि नहीं हम तो आपको रेंट नहीं देंगे, या हमारा प्रोडक्शन नहीं हुआ तो हम आपको रेंट नहीं देंगे, इस महीना कम देंगे? ऐसा नहीं, तो इसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। या फिर ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अगर आपका एक महीने कोई सेल नहीं हुई, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, या आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे, या आपकी तरफ से कोई गड़बड़ है, तो
आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो वो अनकंट्रोलेबल है। मैनेजर की सैलरी, वो तो काम करने आ रहा है ना, अब आपकी सेल नहीं हो रही है तो वो अलग चीज़ है, बट मैनेजर की सैलरी तो वो तो चार्ज करेगा, वो तो अपना पूरा टाइम दे रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सब क्या है, अनकंट्रोलेबल है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फिर ये लास्ट पेज है, इसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगी, ठीक है। आगे आता है डिफरेंटल कॉस्ट। डिफरेंटल मतलब डिफरेंस आपको याद रखना है, मैंने कहा था मैं साथ साथ आपको याद भी कराऊंगी। डिफरेंटल कॉस्ट मतलब डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ टू ऑल्टरनेटिव। जैसे दो प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई एक्स प्रोडक्ट है और कोई वाई प्रोडक्ट है। एक एक्स प्रोडक्ट को बनाने में 50 रुपए लग रहे हैं, जबकि वाई प्रोडक्ट को बनाने के लिए 100 रुपए लग रहे हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50 रुपए का। तो वही क्या है, डिफरेंशियल कॉस्ट है, ठीक है। ऐसे हम लोग कंपेयर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो इसलिए डिफरेंशियल कॉस्ट करी जाती है, ताकि हमें पता चल सके कि किस प्रोडक्ट में ज्यादा मार्जिन है, किस में कम है, इस तरीके से। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है, नाम से क्लियर है, द कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसिंग एन एसेट विच इज बीइंग यूज। जो हमने यूज किया उसके बदले हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस कॉस्ट इज ऑफ मटेरियल, यानी कि हम लोग इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है शट डाउन। शट डाउन आपको पता है, बिल्कुल दरवाजा बंद होना, प्रोडक्शन का बंद हो जाना। शट डाउन पीरियड कुछ कंपनीज में, बहुत सारी फैक्ट्रीज में, कंपनीज में देखा जाता है, कुछ टाइम के लिए प्रोडक्शन को रोका जाता है, ताकि जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है उसको करवाया जा सके, ताकि हमारी मशीनरी जो है चलती रहे। क्योंकि अगर हम कुछ टाइम के लिए ब्रेक नहीं देंगे तो मशीनरी एक टाइम पे आके जो है, या कोई भी चीज़ आके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और प्रोडक्शन आके फर्दर रुक सकता है। इसीलिए टाइम टू टाइम मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए प्रोडक्शन को कुछ दिनों तक रोका जाता है और उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस कराई जाती है, जिसमें रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ये सब क्या है, फिर भी चार्ज होता है। संक कॉस्ट क्या होता है, आपको बस पास्ट कॉस्ट से इसको याद रखना है, जो पहले हो चुकी है, जो कि पहले हो चुकी है। तो आप इस तरीके से भी संक कॉस्ट को याद रख सकते हैं कि ये हमारी पास्ट है, जो कि इनकर्ड कॉस्ट है, ठीक है। इनकर्ड भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट के नाम से भी जान सकते हैं, जिसको आप कैनॉट चेंज, नो चेंज, ठीक है। तो आप इसको चेंज जो है बेसिकली नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसमें जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बिजनेस परचेज अ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ₹20,000 इन अ ईयर, ठीक है। आप ये एग्जांपल भी ऐड ऑन कर सकते हैं 1998, ठीक है। तो किस तरीके से खर्चे हैं जो पास्ट में बीत चुके हैं, आप उसको चेंज थोड़ी ना कर सकते हो। वो चीज, वो चीज हो चुकी है, खर्चा हो गया, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता। आप तो फ्यूचर को देख सकते हो ना, पास्ट को तो जा ही नहीं सकते। कि ऐसा तो नहीं है कि 20,000 रुपये खर्चा हो गया तो आप जो है उसको कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। तो उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। फिर आता है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, आपको बस इतना याद रखना है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में से आपको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करना है। जो भी आपका कच्चा माल है उसकी जितनी कॉस्टिंग आई है और प्रोडक्शन की जितनी कॉस्टिंग आई है, आप दोनों को माइनस कर दें। फॉर एग्जाम्पल, टोटल प्रोडक्शन अगर 50,000 का है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 50,000 है और रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 20,000 है, तो 30,000 रुपये आपका कन्वर्जन कॉस्ट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी एग्जाम्पल्स दे करके अपने मैटर को बढ़ा सकते हैं अपने एग्जाम में, जब वो थ्योरी पूछेगा। क्योंकि थ्योरी ज़रूर आती है, ये भी आप करके जाएं ज़रूर से ज़रूर, जिनको प्रैक्टिकल में दिक्कत आती है। तो दोनों करके जाएं। और मैंने आप लोगों को ये काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, काफ़ी डिटेल में वीडियो कराया है। कोई भी डाउट आता है आराम से कमेंट करो, मैं अलग से भी इसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाना ज़रूरी समझूंगी। आपके कमेंट्स ही सब कुछ है, आपका खुद का चैनल है, जब मर्जी कमेंट करें। कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल पे मिलेगी। अगर और भी कोई डाउट है तो भी आप आराम से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन कर लें, क्योंकि नोट्स का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।